वेलकम टू अचीवर ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। आज जो है हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है आज हम जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब आज जो है हम प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अब प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का मतलब क्या होता है कि जब हम कभी भी रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेटली इस्तेमाल करते हैं, तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या होता है, अगर हम जब भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ क्यों करते हैं, तो जब भी हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं तो रिसोर्सेज जो रहती है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल। क्योंकि हम जो है मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मास प्रोडक्शन को करने के लिए हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं। और जब वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है तो धीरे धीरे जो है वो रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगती है, जो नॉन रिन्यूएबल रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, आज जो है पेट्रोल और डीजल का एग्जांपल लेते हैं। आज जो है हर एक इंडिविजुअल जो रहता है वो खुद की एटलीस्ट एक टू व्हीलर तो परचेज़ करेगा ही करेगा। तो जितनी ज़्यादा टू व्हीलर होगी उतना ज़्यादा पेट्रोल या डीजल कंज्यूम होगा, पेट्रोल कंज्यूम होगा। तो इसके रीज़न से क्या होता है कि हम जो है अपने आप की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए या तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट वे में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो रिसोर्स जो है वो डिप्लीट होने लगती है। नाउ accumulation of resources in few hand, which in turn divide the society into two segment, that is have and have not, or rich and poor। जब भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है रिसोर्सेज का, सो वन प्रॉब्लम, देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच अराइजेज। नाउ द प्रॉब्लम इज it divides the society into two class, one is rich and one is poor, or we can say one who is having a large amount of resources and one who is having a very few resources in his hand। तो जब भी अगर कोई रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे तो ये रिसोर्सेज का जो है ऐसा होगा डिस्क्रिमिनेशन कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएगी और कुछ लोगों के पास कम रिसोर्सेज हो जाएगी। तो इसके कारण सोसाइटी में जो है जो बैलेंस जो रहेगा सोसाइटी में वो बिगड़ जाता है रिच और पुअर के बीच का। नाउ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। Obviously whenever you will indiscriminately use the land, it will cause many problems regarding our environment like global warming, ozone layer depletion। However, now the ozone layer is started to heal, but it will take years to heal completely। Environmental pollution, it will different types of gases when released in the environment, obviously it is going to cause various types of environmental pollution and land degradation also। Next is in order to avoid this problem, or we can say in order to manage this problem, we need to have a planning। and what we will plan for resource। so resource planning की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम रिसोर्स को प्लान करेंगे तो उसका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और जो है उसका हम रिसोर्स का जो है एकदम आउटपुट जो रहेगा या तो उसका इस्तेमाल जो रहेगा वो एकदम हम ऑप्टिमली इस्तेमाल करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है to use the resources in such a way that your present needs also get satisfied, along with that the future generation will also have the resource at their disposal। but one point which should always be considered during the sustainable development, and that point is that whenever we are using the resources, though the use should not lead to pollution of the environment। मतलब कि हम जब भी इस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमें अपनी रिसोर्स का इस्तेमाल इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि पॉल्यूशन भी ना हो, हम जो है रिसोर्स का ऑप्टिमल इस्तेमाल भी करें और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स अवेलेबल रहे। नाउ
Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. तो यही जो मैंने आपको जो बताया कि भाई सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, it leads to the optimum utilization of the resource in the present, as well as it does not even compromise, or and as well as it should not compromise with the needs of the future generation. Under the same heading, next indiscriminate availability of resources. अब जो है हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो है रिसोर्स जो है हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं है. हर रीजन में रिसोर्स जो है वो अलग अलग बैलेंस में अवेलेबल रहता है. जैसे राजस्थान में पूरा डेजर्ट है, तो वहाँ पे जो है विंड और सोलार एनर्जी का हम बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं. एग्जाम्पल राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड. मध्य प्रदेश झारखंड में कुछ और टाइप के रिसोर्सेज है जो राजस्थान में नहीं है, और जो राजस्थान में जो रिसोर्सेज है वो मध्य प्रदेश और झारखंड में नहीं है. ये जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के रिसोर्स का इम्बैलेंस है हमारे कंट्री में. तो जस्ट एन एग्जाम्पल के हिसाब से हम यही समझ रहे हैं, यहाँ पे यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हर रीजन में उसका बैलेंस इक्वल नहीं है रिसोर्स का, इसके लिए उसकी रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. अब कोई पूछेगा व्हाई वी नीड टू प्लान दिस रिसोर्सेज, व्हाई दैट पर्टिकुलर स्टेट शुड ओनली यूज दैट रिसोर्सेज विच दे आर हैविंग एट देयर डिस्पोजल. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब भी हम नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो प्लेस विच इज़ हैविंग एबेंडेंस should supply to the one which is deficient in that resources and should the place. तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई प्लेस के पास, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे सपोज समझते हैं कि पंजाब में जो है गेहूँ का प्रोडक्शन जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गेहूँ का जो प्रोडक्शन है जो क्योंकि पंजाब में ज़्यादा रहा है तो गेहूँ जो है खाली कंज्यूम पंजाब में ही होना चाहिए. ऐसे भी स्टेट्स है, ऐसे भी रीजन्स है जहाँ पे गेहूँ के प्रोडक्शन इतने नहीं हो पाते. तो यहाँ पे पंजाब की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि क्योंकि उसके पास गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी है वहाँ पे उसको सप्लाई करे. तो ये सब करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है, दिस कॉल्स फॉर द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल. So in order to create a balance between the resources, there is a need to have a proper planning of the resource at the national level, at the state level, at the regional level and at the local level. Next, now resource planning in India. अब हम किस तरीके से प्लानिंग होती है इंडिया में इसके ऊपर बात कर रहे हैं. सो इन इंडिया फर्स्ट वी नीड टू identification and inventory of resources across the region of the country. First we need to identify and the resources, and we should also take a note how much resource, or we should also take a note of the quantity of the available resources. This involves, now what it involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. So when we talk about identification and inventory of resources, this involves surveying to find out what kind of resource is available in a particular region, map करना कितने region में वो फैला हुआ है, and उसकी quality और quantity की भी जांच पड़ताल करना, उसके measurement को करना. Next, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. अब जब अगर रिसोर्स अवेलेबल हो जाए, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, सर्वेइंग की, मैपिंग की, तो उसके बाद हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर में उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी चाहिएगी, और साथ ही साथ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी चाहिएगी जो उस डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके. अगर हम इजीली मैं और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर कोई कंट्री के पास समझो गोल्ड की बहुत अच्छा खासा डिपॉजिट है, एक लैंड रीजन में बहुत अच्छा डिपॉजिट मिला, जैसे कि यूपी में रिसेंटली एक आया था कि 180 टन्स ऑफ गोल्ड एक जगह मिला है यूपी में. तो अगर हमें उस गोल्ड को अगर हमें हासिल करना है, अगर उस गोल्ड को हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना कि किस तरीके से हम उस गोल्ड को डिग करेंगे, किस तरीके से उसकी माइनिंग करेंगे. उसकी माइनिंग के करने के साथ साथ हमें ऐसे लेबर्स भी चाहिए या तो ऐसे वर्कर्स भी चाहिए जो माइनिंग करना जानते हो गोल्ड की.
साथ ही साथ हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए जो इस सारे को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जब भी हम रिसोर्स को प्लान करते हैं इंडिया में, तो साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी, स्किल्स, प्लान और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यस, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever we are planning something, whenever we are doing a resource development plans, we should always keep in mind the national development plans of a country, what a country wish to achieve in the near future. So when we keep this point in our mind, we will be able to plan our resource development in accordance with the national development plans. Next, now conservation of resources. Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. हाँ, अब कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हमें रिसोर्स को कंजर्व करना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उसका इरेशनल कंजम्पशन करते हैं या तो उसका यूटिलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर वे में करते हैं, तो इससे सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे गांधी जी ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला था इसके ऊपर कि अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन और ओवर कंज्यूम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न ओवर अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स बट देयर इज़ एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ओके, गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि हमें अगर इस संसार में हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम लालची हो रहे हैं तो वो रिसोर्स जितनी अवेलेबल है वो भी जो है हमें कम लगेगी। तो गांधी जी यही बोलते थे कि अगर इस संसार में सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है, इस वर्ल्ड में कोई बड़ी प्रॉब्लम है रिसोर्स प्लानिंग को लेके या तो रिसोर्स को लेके, तो वो यही है कि हम जो है मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं और जो है हम जो है अपनी नीड से ज़्यादा हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ग्रीड का मतलब यहाँ पे यही बता रहा है कि वांट्स को हम ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हमारी नीड्स तो पूरी हो रही है लेकिन हम उससे और भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाहते हैं। इसी के लिए जो है संसार में जो है वर्ल्ड में जो है रिसोर्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लास्ट का पैराग्राफ का मैंने आपको एक पॉइंट बताना मैं आपको भूल गया था। यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, क्यों यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है बहुत पहले रिसोर्स में बहुत ही रिसोर्स थे इंडिया के पास, लेकिन उस रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें किसने सिखाया? ब्रिटिशर्स ने। सो व्हेन द कॉलोनियल पावर्स अराइव्ड इन अ कंट्री और व्हेन दे एंटर आवर कंट्री, दे इवन ब्रॉट द टेक्नोलॉजी which they used in developing those resources, or we can say that they use their technology in how to use those resources। तो उन्होंने जो है हमें ये सिखाया, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से हमें जो है इन रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जब भी हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करें तो हमें साथ ही साथ वी ऑल्सो नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड इज दैट इज वी शुड ऑल्सो हैव द स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन विच कैन पुट द रिसोर्स प्लानिंग इन टू यूज। नेक्स्ट, okay, now land resource. Land resource is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. As we all know, land is a natural resource. ऐसा तो नहीं है we can create a land on our own. No, it is naturally available. So what does the land resource support? It supports natural vegetation, it supports wildlife, it supports human life, it supports various types of economic activities as well as transport and communication systems. Next, यहाँ पे एक ग्राफ दिया है आपको, यहाँ पे इसमें ये बताया है कि किस तरीके से लैंड का जो डिवीजन हुआ है। तो हमारे कंट्री में 43% जो है लैंड जो है वो अंडर प्लेन्स में है। अब ये प्लेन्स क्या इस्तेमाल में काम में आते हैं? यहाँ पे जो है प्लेन्स होंगे तो हम ह्यूमन सेटलमेंट्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्डिंग को खड़ी कर सकते हैं, वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो 43% ऐसी लैंड है हमारी कंट्री के पास जो प्लेन्स के अंदर में है। 30% ऐसी लैंड्स है जो माउंटेन्स के अंदर में। अब माउंटेन्स की लैंड का हम कैसे इस्तेमाल होता है? वो भी नेचुरल इस्तेमाल होता है। वो हमें रिवर्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे हम पानी एज अ वाटर रिसोर्स अवेलेबल होती है हमारे पास।
दूसरे है प्लेटोस जो 27% है। तो प्लेटोस से जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमें अवेलेबल होते हैं। तो ये जस्ट एक आपको अंदाज़ा दिया है इसमें कि किस तरीके से हमारी लैंड जो है 3 हिस्से में डिवाइड की गई है। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल व्यू देने के लिए आपको बताऊंगा फिर से एक बार कि 43% प्लेन्स में है जो कि हम ह्यूमन सेटलमेंट्स और वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। माउंटेन्स है जो कि रिवर्स और लेक्स के लिए इस्तेमाल हो जाती है, डैम्स बनाने में भी इस्तेमाल हो सकती हैं माउंटेन से, लेकिन रिवर्स के ऊपर डैम बनाने से इस्तेमाल होगी, ना कि माउंटेन्स के ऊपर डैम बनाने से। और थर्ड है प्लेटो रीजन जो 27% है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि किस तरीके से ओवरऑल लैंड जो है अलग अलग चीज़ों में काम आ रही है। तो ओके, फर्स्ट अब फॉरेस्ट जो है उसमें 18.11% जो है फॉरेस्ट रीजन था। ये 2 ग्राफ बताए गए हैं। एक ग्राफ जो है 1960 to 61 के बारे में बता रहा है और दूसरा ग्राफ जो है वो 2014 से 2018 के बता रहा है। जो आपके लेफ़्ट साइड में है वो 1960 to 61 का है और आपके राइट साइड में जो है वो 2014 और 18 का है। तो ये जस्ट आपको ओवरऑल व्यू दिया गया है। इस ग्राफ को हम और भी अच्छे से जब भी लेक्चर होगा तो अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ इसमें 2014 और 15 का। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये ऐसी लैंड होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो वेस्ट हो गई है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। फैलो अदर देन करंट फैलोज। अब ये देखो ब्लू में जो है 23.3% ऐसी लैंड है जो फैलो लैंड है। फैलो लैंड का मतलब ये होता है कि वो इतनी उसकी इस्तेमाल कर दिया गया है कि अब उसके ऊपर जो है हम खेती नहीं कर सकते, उसको 2-3 साल के लिए ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि उसकी सॉइल में वापस फर्टिलिटी आए और उसके बाद हम जो है वापस खेती कर सके। और करंट फैलो लैंड के बारे में ऑरेंज में दिया गया है, वो 4% बताया गया है उसको, ठीक है। और नेट सोन एरिया जो है 45.5%। नेट सोन एरिया मतलब करंटली 45.5% जो लैंड अवेलेबल है हमें इस्तेमाल करने के लिए, तो वो 45.5% जो है हमने उसको, उसके ऊपर हम जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओके नाउ अब जो है अगर लैंड डिग्रेडेशन इतना होगा तो हमें कुछ ना कुछ तो मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। तो क्या है, 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. हाँ, 95% हमारी जो बेसिक नीड्स जो रहती है, जो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, वो जो है हमें लैंड से ही मिलती है। अब हमारी ज़रूरतें कुछ इतनी बढ़ गई है कि हम जो है लैंड डिग्रेडेशन तो हो रही है, लेकिन वो लैंड डिग्रेडेशन जितनी पेस पे हो रही है उस पेस को भी हमने बढ़ा दिया है। अब हम कोई पूछेगा हमने पेस को थोड़ी बढ़ा सकते, पेस तो नेचुरल है, नहीं। अगर हम जो है उस पेस को जो है इनडायरेक्टली बढ़ा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड हम इतनी एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम इतने जो है एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और अल्टीमेटली जो है इससे लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। या तो एक दूसरा एक एग्जांपल लेना है तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का देख लो। जहाँ पे सीमेंट बनता है तो वहाँ पे सीमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में हवा में उड़ता है और वो जब हवा में उड़ के उस लैंड पे वापस बैठ जाता है तो सॉइल जो रहेगी, जो फर्टाइल लैंड रहेगी, और उस पर अगर सीमेंट इस तरीके से बैठ जाएगा तो क्या होगा, सॉइल की जो कैपेसिटी रहेगी, मॉइस्चर कंज्यूमिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी, जिससे लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें नेचुरल वे से तो डेजर्ट्स का देख लो। राजस्थान के जो डेजर्ट्स जो है हर साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे लैंड जो है पूरी बैरन होते जा रही है। तो ये सब रीजंस के कारण भी जो है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हम जो है लैंड डिग्रेडेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जितनी गति से वो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको भी जो है हमने बहुत फास्ट कर दिया है। Human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying have contributed significantly in land degradation. तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों को काटना, ओवरग्रेजिंग कराना, जितने भी एनिमल्स है, पशु पक्षी है, उनको जो ग्रेजिंग करवाएं, ग्रेजिंग एनिमल्स जो है लाइव स्टॉक जिसको बोलते हैं, उनकी ग्रेजिंग जो है ओवरलैंड ज़्यादा ही तौर पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे ग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और क्वेरिंग भी उसी टाइप का कुछ रहता है, उसी टाइप का रहता है क्वेरिंग भी, सॉरी। तो ये सब जो है कंट्रीब्यूशन जो है लैंड डिग्रेडेशन को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे कर रहे हैं। नेक्स्ट ना, अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है?
इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो इन सारे स्टेट्स में क्योंकि पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा लेवल पे कटाई की गई, तो इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो गया। ओके ना, इसे लैंड डिग्रेडेशन कैसे बढ़ सकता है? जैसे डिफॉरेस्टेशन से, अगर बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे अगर आप फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन जो रहेगा एनवायरनमेंट में वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो कार्बन कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो प्लांट्स की रहती है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और जब हम उन पेड़ को जो कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो अगर जो है उन पेड़ को काटेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर, लैंड के ऊपर तो उसका इफेक्ट आना है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप ओवरग्रेजिंग करवा रहे हो तो इससे भी जो है लैंड डिग्रेडेशन होती ही होती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट्स के नाम दिए जिसके जहाँ पे ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। यहाँ पे एक पॉइंट बताया है कि अगर आप ओवर इरीगेशन करते हो, इरीगेशन मतलब क्या कि एक कैनल बनाना और कैनल के थ्रू जो है वाटर प्रोवाइड करना सॉइल्स के अंदर, या तो खेती बाड़ी में वाटर प्रोवाइड करना। Now, what is the problem of over irrigation? Whenever there is a condition of over irrigation, the salinity of the land increases. क्यों ऐसा इंक्रीज होता है? Because water gets log in that area. Water logging starts in that particular region या तो particular area. तो इसके कारण क्या होता है कि लैंड की जो salinity जो है वो बढ़ जाती है. Because of this reason, the salinity of the lands increases, which in turn leads to, which makes the land unfertile, or which can say which makes the soil unfertile. अगर सिंपल वे में और एक बार वापस बता देता हूँ, थर्ड पॉइंट, जहाँ पे ओवर इरीगेशन होती है तो वहाँ पे जो है पानी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हो जाता है। अगर पानी अगर जमा हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, सॉइल की जो सेलिनिटी जो रहती है और अल्कलिनिटी रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर जो फर्टिलिटी जो रहती है उस सॉइल की वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम है ओवर इरीगेशन से जो हम फेस करते हैं। अब क्या मेजर्स ले सकते हैं इस लैंड डिग्रेडेशन को ख़त्म करने के लिए? सबसे पहले जो है हमें ग्रेजिंग को कम करवाना है, और या तो हम ग्रेजिंग करवाए भी तो उसको एक बराबर तरीके से हमें मैनेज करना है। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को और भी ज़्यादा लेवल पे लगाना है, जो कि सरकार आज कर भी रही है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया। शेल्टर बेल्ट बनाना प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का एक शेल्टर, पूरा बेल्ट का बेल्ट तैयार करना, प्लांट्स का बहुत बड़ी तादाद पे जो है प्लांट्स का पूरा एक बड़ी सी कतार लगा देना प्लांट्स की। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। और सैंड ड्यून्स मतलब रेत के किले, वो जो है उसको हम रोक सकते हैं, उसका फॉर्मेशन रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? उसके थॉर्नी बुशेस, जो इतने भी जो बुशेस मतलब छोटे छोटे जो प्लांट रहते हैं, वो थॉर्नी बुशेस जो रहते हैं उसको अगर हम लगाएंगे तो उससे जितने भी सैंड ड्यून्स जो रहेंगे वो नहीं बन पाएंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं जो जहाँ पे हम डेजर्ट जैसी कंडीशन रहती है वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन सब का। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। Now whenever so the other measure is that we should properly manage the wasteland which are not being used for any purposes. Now controlling the mining activities should be controlled to a certain extent. Now whatever chemicals or whatever the wastewater that is being that is coming out, or or we can say that is being disposed by the industrialists, that should be properly managed, that should be properly discharged in a way that it reduces the water pollution. Now एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरिया। ओके, तो यही बता रहे हैं कि अगर हम सारे वेस्ट लैंड, माइनिंग एक्टिविटीज़, वेस्ट लैंड, ग्रेजिंग और जितने भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर्स निकलते हैं उसको अगर हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो उससे जो है वाटर और लैंड डिग्रेडेशन दोनों ही कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इधर तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में या तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हो सके तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टे होम, स्टे सेफ।